Yes, friends. So, welcome to lecture number 2. लास्ट क्लास हमने आपको एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग का एक स्मॉल प्रेजेंटेशन पे छोड़ा था। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरेटिकल है, बच्चे अवॉइड करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, बट प्लीज़ अवॉइड ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग क्या, ये तो अपने को पता है, डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ लिया है। अब अकाउंटिंग करने का मेन रीज़न क्या है, क्यों करते हैं, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। सिस्टमैटिक, लाइन बाय लाइन सिस्टम, और इसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस का मीनिंग आपको पता है। रिकॉर्ड करने के बाद हम असरटेन करते हैं, जानकारी लेते हैं, रिजल्ट्स ऑफ द अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। जिस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, हमने प्रॉफिट किया या हमने लॉस किया। स्टेक होल्डर्स को डिसीजंस लेना होता है। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी कि भैया रेमेडियल स्टेप्स क्या लेना है। तो ये हो गया असर्टेनमेंट। तीसरा पॉइंट, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अभी तो हमने यहाँ रिजल्ट्स फाइनेंस देखा। पॉइंट नंबर 2 में रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, रिजल्ट। रिजल्ट मतलब होता है इवेंट, याद करो। इवेंट मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, याद करो भाई। लास्ट डे हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया था। अब हम असरटेन करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन, एंड याद करो, इसको रिलेट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का बताते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लाइबिलिटी क्या है मेरे को, मेरे पास क्या है, एसेट्स। तो ये सब फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बेसिकली अगर आपको ये समझना है दोस्त, तो आप ऐसे भी समझ लो कि पॉइंट नंबर वन में बताया गया जर्नल के बारे में। पॉइंट नंबर 2 में देखो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया, जो अपने करते हैं पीएल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 3 में हम बैलेंस शीट के बारे में बताया गया। तो थ्योरी अगर आपको लिखना है तो देखो लाइन बाय लाइन अगर सोचोगे तो लाइन बाय लाइन आपको पॉइंट्स मिलते चला जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अब बैलेंस शीट बन चुकी है, अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब बैलेंस शीट देख के डिसीजन लिया जाएगा। स्टेक होल्डर्स, ये बोला गया है कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस का लैंग्वेज है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करता है वेरियस स्टेक होल्डर्स को। और कैसे होता है ये, बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। Solvency position. By preparing the balance sheet, management not only reveals what is owned and owed by the enterprise. Financial position, financial statement, बैलेंस शीट से पता चल गया कि हमारे पास क्या है और हमें कितना देना है। हमारे पास है 1 करोड़, देना है 2 करोड़, तो पता चल गया कि भैया हमारा पोजीशन खराब है, हमारा सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक नहीं है। सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब मेरे पास कितने पैसे हैं बचने के लिए। अब मेरा बचना संभव नहीं है क्योंकि है 1 करोड़, देना है 2 करोड़। But it also gives the information regarding concern's ability to meet its liability in the short run, liquidity position. ये सब ratios में हमने किया है क्लास 11-12 में। Short term liquidity and also in the long term solvency position as and and when they fall due. तो ये सब तो हम बनाते ही हैं, करते ही हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग सेम टू सेम चीज अब ग्राफ, अब आपको एक चार्ट फॉर्म में है, तो ये मैं क्विक कर दे रहा हूँ। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स किया, फाइनेंशियल पोजीशन किया, कम्युनिकेट किया, यही तो किया। और ये जो होता है इसे कहते हैं हम बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में आ गया जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। रिजल्ट्स में आया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो बेसिकली
मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, यहाँ हो गया बैलेंस शीट और यहाँ हो गया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अब कोई बच्चा अगर पूछे कि सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग दोनों तो एक जैसा लगता है, फर्क क्या है? जब भी ऑब्जेक्टिव्स का बात होगा तो ऑब्जेक्टिव मतलब आप समझ लो कि निशाना या गोल पोस्ट समझ लो। ये गोल पोस्ट है और आपको गोल मारना है, राइट? अब एक खिलाड़ी, एक फुटबॉलर है, उसे गोल मारना है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? खिलाड़ी का मेन ऑब्जेक्ट है गोल मारना, ठीक है? और ये खिलाड़ी गोल मारने के लिए क्या क्या काम करता है, उसे कहते हैं फंक्शंस। गोल मारने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है? गोल मारने के लिए उसे अच्छा एक्सरसाइज करना पड़ता है, अच्छा खाना पड़ता है, ठीक है? तो वो फंक्शंस क्या क्या करना पड़ता है जिससे वो गोल मार सके। तो ऑब्जेक्टिव्स है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है, रिजल्ट्स को बताना है, फिर बैलेंस शीट का बात करना है, पोजीशन का बताना है, और फिर हमें कम्युनिकेट कर देना है। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल मारना है। अकाउंटिंग का अल्टीमेट गोल मारने का फंडा यही है। बट ये गोल मारने का सोच तो बहुत अच्छा है, बट मारे तो मारे कैसे? गोल मारना है। अब जैसे विराट कोहली का मेन गोल है कि भैया गेम को जीतना है, छक्के पे छक्के मारना। अगर मैं बैट्समैन हूं तो मुझे छक्के मारना है, चौके मारना है। बट क्या इजी है? बहुत फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं उन्हें, बहुत रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। आप और हम नहीं करते हैं। विराट कोहली को जबरदस्त एक्सरसाइज करना पड़ता है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो भी है, जो हमने अभी डिस्कस किया, उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए अकाउंटिंग को क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, तो वो मेहनत को हम बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है मेरे दोस्त? तो अकाउंटिंग को मेजरमेंट करना पड़ता है, मेहनत का काम है ये। अकाउंटिंग मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग फोरकास्टिंग करता है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज यूजिंग पास्ट डेटा। पास्ट डेटा जैसे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब गोल मारना है, टीम मीटिंग चल रही है, पुराना डेटा देखा पाकिस्तान का कि अच्छा पाकिस्तान का ये सिचुएशन रहता है, इस पिच में ये हाल रहता है, तो पुराना डेटा देखकर एक नया फोरकास्ट किया। तो ये सब फंक्शंस है। डिसीजन मेकिंग। Accounting provides relevant information to the users of accounts to aid rational decision making. Comparison and evaluation. Accounting assesses performance achieved in relation to targets. जो टारगेट था हमने कहाँ तक परफॉर्म किया. Discloses information regarding accounting policies and contingent liabilities. कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये तो हम डिस्कस करने वाले. कंटिजेंट लाइबिलिटीज का चर्चा अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. Which plays an important role in predicting, comparing and evaluating the financial results. Control का भी काम करता है. Accounting also identifies weaknesses of the operational system and provides feedbacks regarding effectiveness of measures adopted to check such weaknesses. कि भैया क्या करना है, ये कमजोरी आ रही है. और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन को भी अकाउंटिंग हेल्प करता है. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट to exercise control on the entity as well as on collection of taxes revenue. तो ये हो गया functions of account. अकाउंट को क्या क्या काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी सेट करके रखना पड़ता है, कंपैरिजन भी करना पड़ता है, मेजरमेंट भी करना पड़ता है, फोरकास्टिंग भी करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग भी लेना पड़ता है, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है. तो बुक कीपिंग पर आ जाते हैं दोस्त.
बुक कीपिंग तो हमें मालूम ही है, बुक कीपिंग हमने पता है बुक कीपिंग क्या होता है सर। जब हम बुक कीपिंग का बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या चीज़ का बात कर रहे हैं? हम जर्नल किसने नोट किया ये बताओ? लीडर? लेजर होगा भैया। सी इंस्टीट्यूट चेक कर लो, नया बुक आपने बनाया है, गलतियां है, कोई बात नहीं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग को अगर वाकई बहुत अच्छे तरह से अगर समझना है मेरे दोस्त, तो एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा बुक कीपिंग का महिमा, बुक कीपिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बुक कीपिंग को हम लोग एक छोटा सा टॉपिक का भी दर्जा नहीं दे रहे हैं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या, छोड़ दो। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड देन आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा बुक कीपिंग के बारे में। टू अंडरस्टैंड बुक कीपिंग, now we are directors, we are movie directors, and imagine a situation, a virus from the outer space comes to earth, and that powerful virus, the entire earth is affected. How? What if all novels disappear? You can no longer read Tom Sawyer, you can no longer read Gone with the Wind, because Gone with the Wind is gone with the wind. The virus from the outer space. And such a strong virus, it has the capacity to delete all the novels. You have no novels left. Not even in your iPad or even in your Kindle, nowhere. Sir, why not delete all the accounts book? Okay, imagine all the accounts book deleted. Everything deleted, all the mathematics book deleted. CA question papers deleted, ISC, CBSE question papers deleted. We do not have any record. What will happen? Students would be happy. People who are interested to read, they are in a state of shock. Basically, it's a loss, and that loss is cultural loss. But still, you have money in your pocket. Still, you can go to a bank, you can withdraw money, take your girlfriend out for lunch, buy good pair of jeans, trousers, goggles, sunglasses, Reebok shoes, have dinner at costly restaurants, buy Valentine Day gift. So life is on. What is not there? You do not have any books. Let's change the scene now. Now, that space virus coming from the outer space, coming to Earth, entering the space of Earth, and this time the virus is thinking to destroy all the records. And yes, Mumbo Jumbo, it has done it. Your cell phone, there is no record. You cannot call anybody. You want to go to the bank. I want to withdraw 1 lakh rupees. The bank says, we do not have your name, sir. We have no records. It's your wedding time, your sherwani or your suit, wedding suit. You want to go to the tailor and all the records from his computer is out. And even the slip which you had, the virus is so powerful, the slip, everything is erased. You know what will happen if all the records get erased? The human life will come to stand still. Societal grid lock. Can you understand the power of records? Such power is called bookkeeping, my friends. All the accounting, be it managerial, be it cost accounting, be it human resource accounting, be it social accounting, be it environmental accounting, it all starts from bookkeeping. Yes दोस्तों, वेलकम बैक। कैसा लगा आपको बुक कीपिंग का वो वीडियो? तो बुक कीपिंग बहुत महान है। तो आइए कुछ पॉइंट्स सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बुक कीपिंग के बारे में। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम, यू विल अग्री। और बुक कीपिंग जो है
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कानून भी बोलता है, देश का कानून, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर गाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है जो बोलते हैं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसा बोलते हैं। तो ये सभी है। तो आइए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग का सिंपल ऑब्जेक्टिव्स है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बैंक मैनेजर ने एक नया ब्रांच खोला, क्या वो ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शन होते हैं सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर में। और क्यों होता है? ताकि ये शो कर सके फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो ये हो गया कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और दूसरा क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पैसा चाहे तो आएगा या पैसा जाएगा। ट्रांजैक्शन का तो मतलब यही है ना, चाहे तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। आने और जाने के चक्कर में अल्टीमेटली पैसा ज्यादा आया या पैसा ज्यादा गया, दैट इज व्हाट इट इज, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये अल्टीमेट इफेक्ट सारे अलग अलग अकाउंट्स के हेड्स को बैलेंस करो। सैलरी को देखो, रेंट को देखो, इलेक्ट्रिसिटी को देखो, एडवर्टीजमेंट को देखो, सेल्स को देखो, कैश सेल्स को देखो, क्रेडिट सेल्स को देखो, सब कुछ देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो, एडवर्टीजमेंट देखो, सब कुछ देख कर समझो कि भैया अल्टीमेटली पैसा आया ज्यादा या पैसा गया ज्यादा। इट इज कंसर्न्ड विद द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कंबाइंड इफेक्ट इज द राइट वर्ड। जैसे मैंने कहा ना, सब चीज को देख लो, कंबाइन करके देख लो। अपॉन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज अ होल, अल्टीमेटली यही तो है। इतना काम किया, इतने लोगों को एम्प्लॉय किया, इतने अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट किया, इतने अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाया, राइट? एक कंपनी है, अगर मिठाई वाला का बात करें तो कितने अलग अलग तरीका का मिठाई बनाया। कपड़े वाले का बात करें तो कितने अलग अलग तरीका का शर्ट्स एंड ट्राउजर्स का डिजाइन किया। एडवर्टीजमेंट का बात करें तो श्रीदेवी को भी लिया, माधुरी दीक्षित को भी लिया, शाहरुख खान को भी लिया, अमिताभ बच्चन को भी लिया, और अलग अलग मीडियम में एडवर्टीजमेंट किया। तो कितना कुछ है, सबको कंबाइन करो, कितना आया और कितना गया। कैश में भी बेचा, क्रेडिट में भी बेचा, इंडिया में भी बेचा, अमेरिका में भी बेचा, जापान में भी बेचा, लंदन में भी बेचा, कहाँ कहाँ बेचा, उधारी में भी बेचा, कहीं कहीं तो ऐसा है कि स्टॉक वापस आ जा रहा है। अलग अलग तरीका से बेचा, कहीं बेचा और कहीं गुड्स को कंसाइनमेंट में भेज दिया कि ठीक है मेरे तरफ से रख। तो अलग अलग पैटर्न होता है। तो ये सभी तो पढ़ना है आगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये देखो मेरे दोस्त, पहले ये देख लो। ये है सबसे बड़ा भैया, दादाजी, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर इज अकाउंटेंसी, ग्रैंडफादर का बेटा फादर इज अकाउंटिंग, और बुक कीपिंग इज सन। तो बेटा, बेटा का पापा, और ये है दादाजी। तो इसी से एक लाइन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि बुक कीपिंग का हैसियत कहाँ तक है, अकाउंटिंग का हैसियत कहाँ तक है, और अकाउंटेंसी का हैसियत कहाँ तक है। तो ये दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर आप एक रीडिंग लगा लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से हमने एक अच्छा वीडियो भी आपको दिखाया है। देखो, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग तक तो पहुंचा ही नहीं ना। सिर्फ एक बात बताओ, सिर्फ लिख रहा है, सैलरी इसको दिया, आज इसको दिया, आज कैरम बोर्ड का गोटी खरीदा, आज थम्सअप पिया, आज इतना 10,000 का सेल हुआ, आज चाय नाश्ता हुआ, आज इतना का रॉ मटेरियल खरीदा, आज अशोक जी से पेमेंट आया। अब अशोक जी से पेमेंट क्यों आया उससे नहीं पता कुछ, ठीक है? आज उसको क्यों पेमेंट दिया उसको कुछ नहीं पता, सैलरी में दिया, एडवर्टीजमेंट में दिया, उसको बस ठीक है लिखा हुआ है, बट कितना उस इंफॉर्मेशन का कुछ सर पैर नहीं निकल के आ रहा है बुक कीपिंग में। बट जब सारा बुक कीपिंग को अच्छा से क्लासीफाई करेंगे, देखेंगे, तब कुछ समझेंगे। तो वो बुक कीपिंग का हिस्सा होता है नहीं। बुक कीपिंग का तो मतलब है बस क्लरिकल जॉब, कि बस पैसा आ रहा है या जा रहा है उसको लिख ले भाई।
देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के नीचे और कुछ नहीं है। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग तो होते हैं भाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। प्राइमरली ये क्या हेल्प करता है? नेट रिजल्ट बताता है अकाउंटिंग पीरियड का, और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब दोस्त जो इंटरनल डे टू डे अफेयर जो अपना काम का होता है, वहां पर बहुत कुछ करना पड़ता है। प्लानिंग, देखो स्टीवर्डशिप वर्ड कहाँ से आया सोचो। वो स्टीवर्ड को ही तो पूरा काम करना पड़ता है, उसी को तो बेचारा को प्लान करना पड़ता है। तो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ स्टीवर्डशिप, मुनीम वाला काम जो करना है, सब कुछ काम जो करना है, मैनेजमेंट को जो काम करना है, प्लानिंग करना है, कंट्रोल करना है, डिसीजन लेना है, ये सब मैनेजमेंट को वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे कि इसके लिए भी आपको एक चाहे तो वीडियो दिखा सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग में कहाँ कहाँ क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक छोटा सा वीडियो देखिए। मैनेजरियल अकाउंटिंग का क्या वैल्यू है दोस्त, आज समझ लीजिए कि दो रोड साइड ढाबा में एक बंदा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है और एक बंदा मैनेजरियल अकाउंटिंग कर रहा है, तो देखो कहाँ फर्क पड़ता है। तो ये छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन देखो, मजा आने वाला है। कम से कम समझो, इन्वॉल्व हो मेरे दोस्त कि यस आज हम अकाउंट्स पढ़ने उतरे हैं और आज हमें सब कुछ पता है। उस तरीका का भावना मुझे चाहिए। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर पता चलेगा आपको कि क्या है। Good managerial accounting is a competitive tool. You can win over your competitors, my friend. I will explain you shortly with a very vivid example. Let us take an example of accounting at two soup and salad restaurants. Generally, if you all know, in roadsides, you have similar restaurants side by side. Similar. Okay? So similar restaurants side by side, but they were following two different modes of accounting. So we have restaurant 1, very traditional, and they are following the financial basis of accounting. They are simply bothered about getting their bills paid. Okay, a customer ordered a tomato basil soup, a chocolava cake, and they are just interested. Okay, we have got our bills paid. They are just interested to pay the weekly payment to the laborers. That's it, not detailed reports. Restaurant 2, they want to track each and every data. Item by item cost they have. They have details of sales by the time of the day. They have customers' demographics. They even know what are the frequently ordered combinations. Generally it happens, no? If you ordered potato wedges, you also order a Coke. So they have full details. Now there is a competition between these two restaurants, my friend. Who do you think will win? The person with details. They know item by item cost, since they know the cost. Okay, tomato basil soup, 30% discount coupon. They know in the afternoon hours, very less customers are dropping in. So instead of employing 10 people, they would just employ 2. And they know that in the evening time from 7 p.m. to 12 p.m. there's a rush. Instead of employing 10, they would employ 15. They can give better customer service. They know the details about the birthday. So on the birthday, a message will go in. Hi Nancy, this is Pizza Hut. We welcome you on your birthday. Come along with your friend. Since it's your birthday, we give you one free pizza on the order of one large pizza. These things are happening every day. We know. We get messages. So this is all about managerial accounting. Well friends, since you do not have managerial accounting in your syllabus, I'm just giving you a brief overview with the help of managerial accounting data. You can find out the product cost. It's so important to know the cost of the product because
Only after knowing the cost, you can fix up the price of the product. Let's say I know it costs 50 rupees for this pen and I have kept the price of 150 rupees so that when a situation demands, I give a discount of 30% and it does not affect me. I know my costing. I know how low I can stoop, how much discount I can give. I should know the break-even analysis. Break-even analysis, basically what is my cost? If my cost is 2 lakh rupees, how much product I need to sell to get this 2 lakh rupees? Budgeting, it's so important. Before doing something, we should know in pen and paper before going ahead. We often do that when we plan a holiday trip with our parents. Papa comes and tells, see, I have a budget of 50,000 rupees. So we budget our tour. Okay, 3-star hotel, 2-star hotel, 3 days tour or 4 days tour. So budgeting, it's all about managerial accounting. Performance evaluation. We want to evaluate the performance of employees, different branches. So it's all about managerial accounting. We want to invest in some long-term projects. So we need to have a detailed data. We need to outsource a production. Let us not produce this buttons. We don't want to produce buttons. Let me outsource producing buttons. We want to add a new product line. We know that our black color shoes is quite hit. We want to add another line of brown color shoes. Or we are dealing with shirts. We want to deal with trousers. So adding a product line. So दोस्तों, समझ में आया आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? अब आइए कॉस्ट अकाउंटिंग में आइए। जब हम पूरा कॉस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begins with recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost. इसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, याद करो जब हमने इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था तो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रहा था कि समाज से आप बहुत कुछ ले रहे हो। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, समाज से आप बहुत कुछ ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, लेबर ले रहे हो, मटेरियल ले रहे हो, रिसोर्सेज ले रहे हो, तो दे क्या रहे हो? हम कहते हैं हम अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और क्या क्या दे रहे हो। तो आओ चलो मिलाते हैं, तुम क्या लिए और क्या दिए, तो उसे कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट, ये देखो अटेम्प्ट है, टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट जो है ना, कभी कभी हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाते। इमेजिन करो मेरे ऑफिस पे कोई काम करने आया, 4 से 6 महीने हो गए, मैं उसे अपने ऑफिस का एक एक ट्रेनिंग बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई ये ऐसे करना, ये ऐसे करना है। मैं खुद अपना समय दे रहा हूँ, मेरे कम से कम 4-5 ट्रेनर्स उस पर समय दे रहा है। मैं ट्रेनर को सैलरी देता हूँ 50,000 रुपये, और वो बंदा चलो 25,000 में जॉब में अपॉइंट हुआ है, तो 25,000 चलो उसे मैंने 6 महीने का दे दिया, 1.5 लाख रुपया। उसके ऊपर हमने ट्रेनिंग कॉस्ट दे दिया, जो ट्रेनर्स को जो पैसा दिया वो भी हमने दे दिया। तो आज का दिन में वो ह्यूमन रिसोर्स जो है, 1.5 लाख का तो उसको सैलरी गया है, 2-2.5 लाख का ट्रेनिंग गया है, ऊपर से मेरे जो लाखों रुपए के जो रिसोर्सेज है, कंप्यूटर्स है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स है, वो भी मैंने उसे सिखा दिया। तो आज का दिन में 10 लाख रुपया मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। 1.5 लाख तो मैंने सैलरी दे दिया उसको, नीट ट्रेनिंग पीरियड का, बाकी जो ट्रेनर्स है उनको सैलरी दिया। ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि वो बंदा जब मेरे लिए काम करेगा तो मुझे फायदा मिलेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स को भी क्वांटिफाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड फॉर अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस में एसेट्स जो है, एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा बंदा है, मेरे ऑफिस में अच्छे टीम मेंबर्स है, अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वैसा ही सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन पे लोग ईमानदार नहीं है, मेहनती नहीं है, दे आर ऑलवेज फाइटिंग, कौन सा ऑफिस ज्यादा तरक्की करेगा, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
ज़्यादा तरक्की करेगा। जिसका एचआर, जिसके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो ज़्यादा तरक्की करेगा, या जिसके पास गलत ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा तरक्की करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमन रिसोर्स तो मेरा एसेट है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये मेरा एसेट है। बट याद करो अकाउंट्स का, जिस चीज को हम फाइनेंशियल मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको तो हम रिकॉर्ड तक नहीं करते हैं दोस्त। अब कौन कितना ईमानदार है, उस ईमानदारी को मैं कैसे फाइनेंशियली टर्म करूं? अच्छा भाई, तू 10 लाख का ईमानदार है मेरे लिए, तू 1 करोड़ का ईमानदार है, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी फिर भी कोशिश किया जा रहा है। इन्फोसिस जैसा कंपनी तो खैर चालू कर भी चुका है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बट ट्रेडिशनल सिस्टम पे रिकॉर्ड नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कितने यूजर्स है? इन्वेस्टर्स यूज करना चाहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टर क्यों यूज करना चाहते हैं? एम्प्लॉय यूज करना चाहते हैं, जो लेंड करेंगे वो यूज करना चाहते हैं, सप्लायर एंड क्रेडिटर्स यूज करना चाहते हैं, कस्टमर्स यूज करना चाहते हैं। कस्टमर क्यों यूज करेंगे? कस्टमर जानना चाहते हैं कि भैया मैं यार जो टीवी खरीद रहा हूँ, ये टीवी आज खरीद रहा हूँ, ये कंपनी बोल रही है 5 साल का वारंटी, पता नहीं इस कंपनी का हालत क्या है, ये 5 साल तक रहेगी भी या नहीं रहेगी। गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, पब्लिक, मैनेजमेंट, अलग अलग लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और वो देखना चाहते हैं, अपना अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। आइए बात करते हैं रिलेशनशिप, अकाउंटिंग का रिलेशनशिप, अकाउंटिंग का रिश्ता बाकी अदर डिसिप्लिन्स। याद करो मैंने स्टार्टिंग में कहा था डिसिप्लिन्स मतलब स्कूल का डिसिप्लिन का बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट, उसी प्रकार से अदर डिसिप्लिन्स मतलब अदर टॉपिक्स, अदर सब्जेक्ट्स। तो अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का क्या रिश्ता है? तो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का बहुत गहरा रिश्ता है। अकाउंटिंग एक सिस्टम की तरह देखा जाता है, जहां पर डेटा दिया जाता है, जजमेंट लिया जाता है, और कभी कभी नॉन अकाउंटिंग डेटा भी होता है डिसीजन लेने के लिए। मगर अकाउंटिंग एक मेजर डेटाबेस देता है। अब ये तो ठीक है, ये तो हम समझ में है। अब अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स ओवरलैप कहाँ कर रहा है? अकाउंटिंग ओवरलैप्स इकोनॉमिक्स इन मेनी रेस्पेक्ट्स। इट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन इंप्रूविंग द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बट इकोनॉमिक थ्योरीज, ये आया बात, ये जो डिसीजन लेते हैं ना, तो ये डिसीजन इकोनॉमिक थ्योरीज के बेस पर होता है। इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग टूल्स इन द अकाउंटिंग। तो ये जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, तो ये इकोनॉमिस्ट भाई साहब जो लोग थे, इकोनॉमिस्ट, इनकी कुछ थ्योरीज थे। तो इनके थ्योरी को ध्यान में रखते हुए, अकाउंटिंग के डेटा को यूज करते हुए हमने कुछ डिसीजन लिया। तो ये हो गया अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स का रिश्ता। और भी डिटेल है भाई, ठीक है, ये सब डिटेल आप पढ़िएगा। अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का क्या रिश्ता है, ये पढ़िएगा आप लोग प्लीज। Statistical methods are helpful in developing accounting data and their interpretation. For example, time series and cross-sectional comparison of accounting data is based on statistical technique. बस ये 2 लाइन भी अगर आपको याद रह जाए तो काम हो जाता है। अकाउंट्स एंड मैथ्स का तो भैया बड़ा गहरा रिश्ता है। कितने सारे परसेंटेज, डेप्रिसिएशन, बहुत कुछ जो हम लोग करते हैं, तो ये मैथ्स के ऊपर है। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है can be converted into an algebraic form. In fact, the first known book on this subject was a part of treatise on algebra. तो ये सब पढ़ लीजिएगा, these are all just you can just read on your own. I don't think कि इस पर मुझे एक एक डिटेल पढ़ने का दरकार नहीं है दोस्त। आप भी एक जनरल रीडिंग लगाइए, बहुत ज़्यादा इसमें गहरा घुसने का भी दरकार नहीं, एक जनरल नॉलेज जिससे एक एक दो दो पॉइंट आप लिख पाओ। अकाउंटिंग एंड लॉ, देखो अकाउंट्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। कंपनीज एक्ट भी बोलती है कि भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो सारा डिसीजन लेते हैं, आपको मालूम है, की रोल इन मैनेजमेंट टीम।
मैनेजमेंट रिलाइज ऑन डेटा सोर्सेज, अकाउंटिंग डेटा, तो अकाउंट्स का डेटा पे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। तो ये अलग अलग डिसिप्लिन्स के साथ अकाउंट्स का क्या संबंध है, हालांकि इस पे क्वेश्चंस नहीं जनरली नहीं आते हैं, बट अगर आपको एक एक दो दो लाइन आता हो और कहीं कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछ लिया जाए कि अकाउंट्स के संबंध बाकी डिसिप्लिन्स के साथ क्या है, तो ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 2 या 3 नंबर के ही आने वाले हैं, तो आपको एक एक दो दो पॉइंट लिखना चाहिए, तो बस उतना ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस मतलब कमजोरियां। अरे सर, अकाउंटिंग में भी कमजोरियां? हाँ भाई, अपने को जो लग रहा है कि जो बैलेंस शीट बन गया, जो पीएल बन गया, यही परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आइए देखते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नेवर free from subjectivity factors, as these are largely the outcome of personal judgment। भाई, अकाउंट्स बनाने वाला तो कोई ना कोई पर्सनल जजमेंट वाला व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, रोबोट तो है नहीं। तो ये पर्सनल जजमेंट, अगर एक ही सिचुएशन पे, एक ही ऑफिस पे अगर 4 अकाउंटेंट है, तो चारों अकाउंटेंट का अलग अलग डिसीजन हो सकता है, जजमेंट हो सकता है। सर कैसे? जैसे एक मशीन है 10 करोड़ रुपए की, मैं चाहता हूं कि 10% पे डेप्रिशिएट करूं, दूसरा अकाउंटेंट बोलता नहीं 12% पे, कोई बोलता है 15% पे, मैं बोलता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड में, कोई बोलता है WDV मेथड में। तो अलग अलग अकाउंटेंट का अलग अलग मत हो गया, तो अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग स्टाइल। तो एक छोटा सा फैक्टर को ही अगर हमने अलग अलग अमाउंट आ गया, तो प्रॉफिट तो चेंज हो गया ना भाई। तो सेम कंपनी में 4 अकाउंटेंट अलग अलग फॉर्मूला या अलग अलग पॉलिसीज या अलग अलग प्रिंसिपल्स को अगर यूज करेंगे बाय यूजिंग देयर पर्सनल जजमेंट, तो चिन्ना स्वामी ने जो अकाउंट्स बनाया, चिन्ना स्वामी का पीएल बता रहा था 85 करोड़ रुपया प्रॉफिट। मुत्तु स्वामी ने जो पीएल बनाया, उसका बता रहा था 83.5 करोड़ प्रॉफिट। और रामा स्वामी ने जो बनाया, उसका प्रॉफिट बता रहा 88 करोड़। 3 अकाउंटेंट, सेम कंपनी, सेम डेटा, तो ये क्या हो गया बेटा? तो पर्सनल जजमेंट का गेम है ऑफ द अकाउंटेंट्स विथ रिगार्ड टू द अडॉप्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का चर्चा चैप्टर 2 में करने वाले हैं। फॉलोइंग आर द सर्टेन इंस्टेंसेस, चलो फिर भी कुछ कुछ इंस्टेंसेस यहां चर्चा कर लेते हैं। द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फैक्टर्स लाइक लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब जो आपके साथ काम कर रहे हैं, विच मे बी द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज दीज डेज। तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट को तो हम बैलेंस शीट में ला ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे परफेक्ट हुआ? बैलेंस शीट शोज पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन डे टू डे, on the day of its preparation and not on the future date. While the users of accounts are interested in knowing the position of the business in the near future. पास्ट का पोजीशन कौन देखना चाहता है? लोग तो भैया, अगर कोई बिजनेस भी खरीदेगा, एक बात बताओ, अगर आप समझ लो किसी का बिजनेस खरीदने जा रहे हो, तो बिजनेस का पास्ट, क्या सुनहरा पास्ट था, आहा। तो दोस्त, पैसा जो आप दोगे, पास्ट बहुत अच्छा था, बट फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है। तो आप पैसा क्या चीज का दोगे? सोच के देखो। कोई भी बिजनेस अगर आप खरीदना चाह रहे हो, तो आप तो उसी पैसा दोगे कि भाई ये फ्यूचर में मेरे को क्या कमा के देगा। तो पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, बट बैलेंस शीट इज ऑलवेज शोइंग द पास्ट। तो पास्ट डेट का बात हो गया ये। पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। अब अकाउंट्स में क्या होता है दोस्त, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट हम आगे करने वाले हैं। अगर हमने मशीन खरीदा था 50 करोड़ का, तो वो मशीन एक तो 50 करोड़ पे ही 10 साल बाद भी 50 करोड़ पे दिखाया जा रहा है। और क्या होता है ना, आज जब हम कंपेयर करते हैं, तो आज समझ लो किसी भी चीज का दाम, अगर लेट्स से इन्फ्लेशन को अगर हम समझाएं आपको,
तो टमाटर अगर आज 10 रुपया किलो है दोस्त, तो 5 साल बाद भी क्या 10 रुपया किलो रहेगा? नहीं, इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ जाता है। बैलेंस शीट जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं डालते हैं, कंपेयर कर दिए, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को देखना है। उस समय बोलते हैं अच्छा 5 साल पहले एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था 5 लाख रुपया और आज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है 4.5 लाख रुपया, सिर्फ 50,000 ही तो कम है। अरे भैया 5 साल पहले और आज में कैसे, या चलो आज है 14,50,000, तो 14,50,000 इंटू थ्री टाइम्स, तो हम बोलेंगे नहीं सर इन्फ्लेशन को भी तो देखिए ना। कल माधुरी दीक्षित आती थी, एक गेस्ट अपीयरेंस करने का 2 लाख रुपया लेती थी, आज वही माधुरी दीक्षित 4 लाख रुपया ले रही है, फीस डबल हो गया। तो ये सब फैक्टर को भी तो ध्यान रखना होगा। देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। अलग अलग प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल कुछ कह रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल कुछ कह रहे हैं, क्या करें हम? तो किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, तो ऑफ कोर्स चेंज आ गया। ये डिस्कस करेंगे लेटर पे, ज़रूर करेंगे। अभी अपने बात करें ड्रॉबैक्स का, ठीक है? तो क्या क्या कमियां है? सर्टेन अकाउंटिंग एस्टीमेट जब हम करते हैं, पर्सनल जजमेंट होता है अकाउंटेंट का, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन अडॉप्टेड, रिकॉर्डिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कोई बोलता है कि नहीं रेवेन्यू है, कोई बोलता है ये कैपिटल है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? बहुत सिंपल है, 1 साल के नीचे का रेवेन्यू है, 1 साल के ऊपर का कैपिटल है। वही जो हमने बैलेंस शीट वाला फंडा समझाया था आपको कि भाई ये एक्सपेंस है और ये एसेट है, ठीक है? तो वही सेम फंडा, 1 साल और 1 साल के ऊपर वाला। Selection of method for valuation of inventories and the list is quite long. इन्वेंट्री जो स्टॉक बच गया उसको हम कैसे वैल्यू करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर दोज एसेट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। वापस से ये पॉइंट घूम के आ रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलमोस्ट, ऑल्दो द वेरी मोस्ट important asset of the enterprise are not shown in the balance sheet. There is no generally accepted formula for the valuation of human resource in monetary terms. कोई फॉर्मूला अभी तक जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मूला नहीं बना कि सबको एक्सेप्ट कर ले। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम आइटम का पॉलिसीज अलग अलग है। एड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस। तो ये सब कुछ 5-7 फैक्टर्स थे जो लिमिटेशन फैक्टर्स है। इसको आप और अच्छे से एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। अब अकाउंटेंट का क्या क्या रोल है देखो। एरियाज ऑफ सर्विस, अकाउंटेंट जो है बुक्स बनाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा, टैक्सेशन के मामला में हेल्प करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज करेगा, फाइनेंशियल एडवाइस देगा, और भी सेक्रेटेरियल वर्क करेंगे और बहुत सारे काम करते हैं। ये आप देख लीजिएगा। आर्बिट्रेशन है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री में क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या करते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ बनाने में क्या मदद करते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा रीडिंग लगा लेना है। तो दोस्त ये चैप्टर तो हम मोर और लेस अच्छे तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो क्या आप रेडी हो? इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं दोस्त। ये जितना भी आप काम करते हो अकाउंट्स का, अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता। और ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आज आपको पता चल जाए और अच्छे से समझ लोगे आप, तो विश्वास करो 99% अकाउंट्स का काम खत्म हो जाएगा। सर आप ये क्या कह रहे हो? देखो समझने का काम तो यही है, बाकी तो सब मुनीमगिरी है दोस्त, क्लरिकल जॉब है, क्लरिकल इन नेचर। तो ये जो अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट, जो मेन महाज्ञानी और महापंडित लोग जो बैठ के डिसाइड किए, ये वो महाज्ञान है। और ये महाज्ञान पता नहीं क्यों इतना डिटेल पे ना टीचर पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई।
सबको जैसे कि आज का डेट में एक बीमारी चली रही है। लोगों को क्या लगता है कि सारा सुख जो है ना दोस्त, पैसे पे छुपा हुआ है। मनी एंड मनी एंड मनी। तो दोस्ती, फ्रेंडशिप, एक अच्छे पार्क में बैठकर एक अच्छा गीत सुनो, वो सब आजकल कौन करता है? तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। उसी प्रकार से जहां मार्क्स मिल रहा है ना, बस वही सब कुछ है। तो ये थ्योरी जो है, इसे तो अरे ये तो 15-20 नंबर का आएगा, इजी आता है, और इसमें तो कुछ भी भर के आ जाओ, 15 में से 10-12 नंबर मिल जाएगा। कुछ आगे से पूछ लेंगे, कुछ पीछे वाले से पूछ लेंगे। तो उसी चक्कर पे ये थ्योरी को इग्नोर कर दिया गया, और ये ऐसा इग्नोर किया जा रहा है कि दोस्त, इसके कारण आपका नुकसान क्या हो रहा है कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं वापस से बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा बिल्डिंग बन रहा है। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ पिलर्स का दरकार पड़ता है। पिलर, जितना मजबूत पिलर हो उतनी ही मजबूत इमारत इसके ऊपर खड़ी हो सकती है। मगर आज के दिन में ये पिलर का कोई दरकार नहीं है। दीज आर ऑल नॉनसेंस। और ये पिलर है थ्योरी। तो जो इस पिलर का डिस्कशन करे वो महाबेवकूफ, और जो पढ़ाए वो तो महा बेवकूफ, और जो पढ़े वो तो और भी सुपर बेवकूफ। तो ये हो गया आज का व्यू पॉइंट्स। तो दोस्त, मैं तो बेवकूफ कहलाने के लिए भी मंजूर है मुझे, आई एम रेडी। बट आप अपनी समझदारी एक बार लगा के देखिएगा। और ये मेरा दावा है कि अगर इस अकाउंटिंग थ्योरी को अगर आप सही तरीके से समझ लेते हो, तो ये जो पूरा वर्ल्ड में, या मैं अपने खासकर अपने देश इंडिया का अगर बात करूं, जितने भी अकाउंट्स टीचर है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्लरिकल नेचर ऑफ काम हो रहा है दोस्त। क्लर्क बनाने वाला काम चल रहा है। क्यों? आप एक ही चीज को प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना जी, आइए करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक यहीं पर हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर ले अगर आपसे सारा पॉइंट्स, 5-5 मिनट लगेगा मुझे, या चलो 15-15 मिनट लगेगा। एक एक पॉइंट्स को अच्छा से डिस्कस कर लिया, एक एक पिलर को हमने कवर कर दिया। यहाँ आप लोगों को एतराज है, बट यही इसी थ्योरेटिकल डिस्कशन का जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में एक एक एडजस्टमेंट, क्योंकि एक डिस्कशन पे अगर 10 एडजस्टमेंट है, तो ये 10-10 एडजस्टमेंट का हम आधा घंटा लगा के, 30-30 मिनट्स लगा के, यहाँ हम 300 मिनट्स बड़े खुशी खुशी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ हम 300 मिनट्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। इसीलिए अकाउंट्स का सिलेबस नेवर एंडिंग लगता है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को जो थ्योरेटिकली हम जल्दी समझ सकते थे, आपको हम अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाह रहे। मैं ये नहीं मानता हूं कि आप क्लर्क हो, इन क्लरिकल इन नेचर के स्टूडेंट नहीं हो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। मैं यकीन करता हूं कि आपको जब हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे आप समझोगे। मैं ये पहले से क्यों मान लूं कि यार इनको समझ में नहीं आने वाला है, ये बेवकूफ किस्म के स्टूडेंट्स है। एक काम करते हैं, इसको 30-30 मिनट्स का एक एक एडजस्टमेंट कराते हैं, एक एक सम्स कराते हैं। तो ये ऐसा रिस्पेक्ट अगर मैं करूं आपको, अगर आपको मंजूर है तो वैसे भी हम पढ़ सकते हैं। बट मैं तो ये मानता हूं कि यार यू पीपल आर इंटेलिजेंट। तो जो अकाउंट्स के जो बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल्स है, उस पर हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और जब उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये जितने लोग, बड़े बड़े लोग जो अकाउंट्स बनाए हैं, अकाउंट्स का फॉर्मूला बनाए हैं, वो क्या सोच रहे थे? क्या आप उस लायक नहीं हो कि आप भी वैसा सोचो? या मैं पहले से ही डिसाइड कर लूं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है भाई, तो तुम तो एक काम करो, मुनीम बन जाओ, क्लरिकल इन नेचर वाला काम करो, आओ भैया ट्रायल बैलेंस लो, आओ उसको पोस्टिंग करो। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना? हाँ हाँ। सर ये बैलेंस शीट में जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। उसी तरीका से आओ, रट रट के अकाउंट्स करते हैं। मत करो दोस्त, वैसा पढ़ाई शार्प है,
श्राप। तो देखते हैं, आइए हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपका साथ मिला तो आपको समझ में आएगा। तो पेशेंस रखो, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला, सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। तो आइए पहले तो नाम देख लेते हैं। अकाउंट्स पढ़ने चले हो आप, सीए बनने चले हो, तो दोस्त प्रणाम करो एंटिटी कॉन्सेप्ट को। एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रणाम। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को भी सलाम करो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आपको मालूम, अच्छा हाँ हाँ सर, आप बोल रहे थे कि जो मनी में हम मेजर कर सकते हैं उसी को अकाउंट्स में लिखेंगे, यही तो है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, चलो मैं बिना पढ़ाए आपको बता सकता हूं कि जो हम आज के डेट में जो 11-12 के भी बच्चे जो आप अकाउंट्स करके आए हो, हम एक एक साल का अकाउंट्स करते हैं ना, 1 ईयर का जनरली, फर्स्ट जनवरी से लेकर 31 मार्च, 31 दिसंबर, या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये पीरियोडिसिटी है कि अकाउंट्स को हम एक एक साल में अगर इंटरवल पे करेंगे तो ये पीरियड हो गया ना, जैसे अपने स्कूल में नहीं होता है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो वही तो चीज है भाई। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जैसे कि ऑफिस में सैलरी डेली बेसिस पे तो हम नहीं दे रहे, हम मंथ के एंड में दे रहे हैं। किसी ने काम किया, पैसे मैंने नहीं दिए बट अक्रू हो गया, उसको मिलना है, वो पैसा उसको मिलना है। अब जैसे हमने कुछ गुड्स का ऑर्डर दिया, पैसे नहीं दिए भैया, याद रखो, गुड्स का ऑर्डर दिया, लिख के साइन करके सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया कि हाँ भैया 5 लाख रुपया देंगे, और सामने वाले ने गुड्स मुझे डिलीवर कर दिया, पैसा मैंने दिया नहीं, बट वो बंदा जो है वो सेल्स रिकॉर्ड कर लेगा अपने बुक्स में, उसने माल बेच दिया मेरे को। तो ये कहते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है पैसा नहीं भी मिला तो काम तो हुआ ना। तो इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है दोस्त, कैश कॉन्सेप्ट। कैश, कि भैया जब तक पैसा नहीं आए तब तक कुछ नहीं हुआ। तो बिजनेस वर्ल्ड में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये थियोरेटिकली नहीं समझना है, प्रैक्टिकली समझो ना यार। इतना बड़ा व्यापार जो हो रहा है, क्या हमेशा लोग कैश लिए लिए घूम रहे हैं? नहीं होता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये। तो अक्रूवल सिस्टम है, अक्रूवल सिस्टम, कि चलो हमने बात किया, हमने तय किया, हमने एक दूसरे को रिटन डॉक्यूमेंट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यस, काम हो गया। विश्वास भी तो बोलकर चीज है, दुनिया तो विश्वास पे भैया चल रही है, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे आ जाए, कहीं ना कहीं यू हैव टू हैव दैट ह्यूमन टच एंड द ह्यूमन फीलिंग गोइंग। अब चलो बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट का। कितना मस्त है ये, पता है, बचपन का याद आ जाएगा आपको। बचपन में होता था ना, ए बी सी, और यहाँ एक एप्पल बना हुआ है, यहाँ देखो मेरा एप्पल थोड़ा सा खराब है, यहाँ एक बॉल बना हुआ है, ठीक है, और कैट, कैट कैसे बनाए यार हम, ठीक है, देखो जो भी है समझ लेना भावनाओं को। तो आपको मैच करना पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मेरे को तेरा बहुत चिंता है दोस्त, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसर्न, इंग्लिश में बोलते हैं ना कंसर्न, बट यहाँ पर ये गोइंग है और कंसर्न है, तो ये बड़ा अजीब टाइप का इंग्लिश होता है। तो ये कंसर्न चलते चलते मैं आपका चिंता कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गोइंग कंसर्न, कंसर्न मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहना का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, गोइंग 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 गोइंग। अरे भैया ठीक ही तो कह रहा है। जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं तो क्या हम ये सोच के चालू करते हैं कि कल बिजनेस को बंद करना है? हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा बिजनेस चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और तरक्की करे, और अच्छा चले, और तरक्की करे, और अच्छा चले। तो इसमें बुराई क्या है? व्यापार तो हम यही सोच के करते हैं ना कि भैया चलेगा, लंबा चलेगा। तो गोइंग कंसर्न। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अब जब हम खर्च करते हैं तो किस किस चीज को हम जोड़ेंगे अपने खर्च पे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट,
ये सब का जब चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा आपको। कॉस्ट रियलाइजेशन, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ल्यूसा पेसियोली को याद किया हमने, डबल एंट्री सिस्टम, तो उसी से कुछ रिलेटेड है। कंजर्वेटिज्म, ये यार एकदम आम जिंदगी की तरह, पता कंजर्वेटिज्म, जैसे कि मम्मी ने अभी मुझे पैसा दिया नहीं है पॉकेट मनी का, तो अभी पैसे पॉकेट में है नहीं, तो दोस्त को भाई तेरे को आइसक्रीम कैसे खिला दूं? अब दोस्त बोलेगा नहीं नहीं मम्मी तो देगी तुमको कल, आज खिला दे। अरे जब मम्मी देगी, पैसे आएंगे तो खर्च करूंगा भाई, पॉकेट में पैसा है तो खर्च करूंगा। तो ये कंजर्वेटिज्म पॉलिसी है। क्या बुराई है बताओ? कमाई आएगा, आने वाला है, और आने वाला कमाई है, और ये सोचकर मैं आज खर्च कर दूं और कल को वो कमाई नहीं आया तो चढ़ जाएगा कर्जा। कहने का मतलब है, देखो जैसे मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को कि एक रियल एग्जांपल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10 लाख रुपया कमाने वाला हूं, मेरे को कुछ ऑर्डर मिलने वाला है। मेरे दोस्त ने कहा था हाँ मेरे जीजा जी उस कंपनी के मैनेजर है, अरे चिंता क्यों करते हो, तुम तो मेरा स्कूल फ्रेंड हो, तुम्हारे लिए मैं क्या इतना भी नहीं करूंगा। अरे कब पक्का तुम 10 लाख रुपया तो कमाओगे, और बस मैं तो भोला हूं, मेरे दोस्त ने, स्कूल फ्रेंड ने मेरे को कह दिया कि तुम पक्का 10 लाख कमाओगे, और आज ही मैं गया अपनी वाइफ के पास, डार्लिंग डार्लिंग यू नो आवर वेल्डिंग एनिवर्सरी इज कमिंग। मैंने क्या कहा सुना आपने? वेल्डिंग एनिवर्सरी। भैया तुम लोगों को क्या पता, शादी वेडिंग नहीं होता भैया, वेल्डिंग हो जाता है। तो फिर जो भी है, 10 लाख रुपया का कमाई का मेरे को अश्योरेंस मिला, और मैं अपने वाइफ को जाके बोलता हूँ डार्लिंग डार्लिंग लेट्स गो टू सिंगापुर। अब मेरी डार्लिंग बोल रही है कि अरे आपके पास तो पैसे नहीं थे, बट मैंने अपने दूसरे दोस्त को फोन किया, बोला यार एक काम करना यार, 5 लाख रुपया देना एक बार, 10 लाख का तो मेरे पास आने वाला है, मैं श्योर हूँ। और मेरा दोस्त ठीक है यार ले ले, 5 लाख ले ले। और मैं सिंगापुर जाके एकदम जबरदस्त 5 स्टार होटल में रुक कर 5 लाख रुपए अपनी बीवी को खुश करने में इन्वेस्ट कर दिया। और जब मैं यहाँ आया तो ये 10 लाख रुपया का जो कमाई होने वाला था नहीं हुआ। और यार मैं क्या बोलूँ ना, जीजा जी से ना कल झगड़ा हो गया यार। ये जीजा समझते क्या अपने आप को यार, हम साले हैं तो क्या वो गाली है हम? तो ऐसा ऐसा वो बोलने लग गया। तो अब मैं दोस्त को क्या बोलूं? तो ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है भाई, कि देखो पैसा पहले हाथ में आ जाए तो ही कुछ खर्च का प्लानिंग करना। तो ऐसा ही कुछ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हम अकाउंटेंसी में भी देखेंगे। ठीक है जी, देख लेना। और कंसिस्टेंसी, कोई भी काम करो यार, जिस तरीका से लास्ट ईयर कर रहे थे उसी तरीका से करो। आज इस पैटर्न पे करोगे, जैसे घर पे अगर मम्मी पाव भाजी बनाती है तो मम्मी का कंसिस्टेंसी है, राइट? ये नहीं कि आज इस स्टाइल पे आज उस स्टाइल पे, आज नमक ज्यादा कल नींबू कम कल मसाला ज्यादा, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना, तब तो मजा आता है यार। मटीरियलिटी, तो इस तरीका के इतने सारे कॉन्सेप्ट है दोस्त। अब मटीरियलिटी, अच्छा मटीरियलिटी तो समझाया नहीं मैंने। अब मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है दोस्त? जैसे 100 करोड़ रुपया का कंपनी है, 100 करोड़ रुपया का कंपनी है, और वहां पर यार ये 1000 रुपया का कुछ अकाउंट्स को लेकर बात चल रहा है, 1000 रुपीज ओनली। तो यार 100 करोड़ रुपया और यहाँ 1000 का चिंदी बात, चिंदी बात, तो इट्स नॉट मटीरियल। और ये कंपनी भैया 1 लाख रुपए की कंपनी है, पूरा ट्रांजैक्शन 1 लाख का, और यहाँ 1000 रुपए का घपला हो गया। अरे 1000 रुपए, 1000 रुपए नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 10,000 अगर हम कर लें तो 10,000 में तो 10% का गोलमाल है, 10%। 10,000 ऑफ 1 लाख इज 10%, 10% का अकाउंट में हेरा फेरी। और यहाँ 100 करोड़ में 1000, ये 0.001% के करीब होगा। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट मटेरियल। तो ये कहने का मतलब है कि दिमाग उतना मत लगाओ। हम अकाउंट्स करने बैठे हैं, हम 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक पाई पाई का हिसाब करेंगे। अरे तो भाई पाई पाई का हिसाब कर रहे हो, 10 रुपया का हिसाब करने के लिए तुम्हारा सैलरी कितना है? मेरा सैलरी सर ओनली 60,000। इसका मतलब है तुम्हारा सैलरी के हिसाब से 2,000 रुपया पर डे तुमको मिलता है। हाँ सर मिलता है। और तुम ये हिसाब कितना रुपया का कर रहे हो? 1000 रुपीज का हिसाब करने के लिए तुम 10 दिन खराब कर दिए।
1000 का हिसाब में जो पाई पाई का जो गोल था उसको तुमने खोजने के लिए मेरा 20,000 रुपया खर्चा कर दिया भाई तुम। तो डज इट मेक सेंस? तो डज इट मेक सेंस, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं क्या ये मतलब बनता है इसको करने का? नहीं नहीं, मतलब तो नहीं बनता है। 10,000 रुपया का गोलमाल को खोजने के लिए हम 10 लाख रुपया खर्चा कर देंगे? अरे भैया नहीं करना है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जितने भी लोग अकाउंट्स बनाए हैं काफी दिमाग लगा के बुद्धि लगा के बनाए हैं? तो रटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के पीछे का साइंस को समझेंगे तो कहीं कोई टेंशन नहीं है दोस्त। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट कुछ मजाक करने के मूड में है, देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है। लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू आर अ प्रोप्राइटर एंड यू टेक कॉपीज ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू 5 डिफरेंट अकाउंटेंट्स। 5 अलग अलग अकाउंटेंट्स के पास आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाते हो। यू आस्क देम टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स on the basis of the above records and to calculate the profits of the business for the year। 5 अलग अलग लोगों को सेम अकाउंट्स देते, वही हो रामा स्वामी मुत्तु स्वामी जो मैंने किया तो वही हो रहा है यहाँ पर। आफ्टर फ्यू डेज दे आर रेडी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल द 5 accountants have calculated 5 different amount of profits। और ये क्या हो गया? कंपनी तो एक ही है, एक ही कंपनी का एक ही प्रॉफिट होना चाहिए, हाँ, बट यहाँ तो 5 अलग अलग प्रॉफिट्स हो रहा है, and that too with very wide variations among them। Guess, in such a situation, what impact would it leave on you about accounting profession? बोला यार ये अकाउंटिंग क्या अकाउंटिंग यार, 5 अलग लोग अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हैं। टू अवॉइड दिस, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत खराब हो रहा है। टू अवॉइड दिस अ जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स। ये 5 अलग अलग लोग 5 अलग अलग रूल्स से अकाउंट्स किए, इसीलिए अलग अलग प्रॉफिट आया, और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। तो ये अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? अगर सब के सब एक ही रूल को एक्सेप्ट करेंगे, जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स हैव बीन डेवलप्ड, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सब के सब अकाउंटेंट 5 के 5 अकाउंटेंट एक ही सेट ऑफ रूल्स अगर अप्लाई करेंगे तो आंसर भी सबका एक ही आएगा। इतना ही तो बात है, इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं है। This generally accepted set of rules provides unity in understanding। A, B, B, C, C, D, E ये सब के सब यूनाइटेड हो गए, एक दूसरे का समझ। हाँ अरे हाँ हाँ बी तुम एकदम सही कह रहे हो, अरे सी हाँ 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 तुम भी एकदम सही कह रहे हो, अरे डी तुम तो बड़े समझदार हो गए, अरे ई क्या बात है, ई आ आ ई। तो वही मतलब सब के सब एकदम समझदार हो गए अचानक से। तो एक्सेप्ट सेट ऑफ रूल्स एंड अंडरस्टैंडिंग क्या देगी? यूनाइटी देगी, यूनिटी देगी, यूनिटी ऑफ अप्रोच टू द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। अब सब के सब अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी को बदनाम नहीं होने देंगे। अकाउंटेंसी तू बदनाम नहीं होगा भाई, ठीक है। एंड ऑल्सो इन बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स, ए भी एक्सेप्ट कर ले, बी भी एक्सेप्ट कर ले, सी भी एक्सेप्ट कर ले, डी भी एक्सेप्ट कर ले, ई भी एक्सेप्ट कर ले, सब के सब एक्सेप्ट कर ले तो कोई झगड़ा नहीं होता। जैसे अगर अभी हम कहेंगे कि भाई एक छोटा सा ब्रेक दे दूं क्या, और आप सब के सब एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ हाँ दे दीजिए, तो कोई झगड़ा नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक ले ही लो फिर। यस फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद कुछ बदल गया सर, आपका शर्ट का कलर बदल गया। हाँ जी बदल गया। आइए, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट्स कम्युनिकेट, क्योंकि ये अकाउंट्स लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का काम क्या होता है दोस्त? कम्युनिकेट करना, ठीक है। और ये क्या कम्युनिकेट करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई डाउट? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसे कम्युनिकेट करेंगे? टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स।
क्यों कम्युनिकेट करेंगे स्टेक होल्डर्स को? उन्हें लेना पड़ता है डिसीजन। तो मेरे ख्याल से ये एकदम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 10. It is important that financial statements prepared, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे अकाउंटेंट्स। अब यार एक बात बताओ, अकाउंटेंट को किसी से प्यार हो गया, वो उसे आई लव यू बोलना चाहता है, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, अब अकाउंटेंट ने कुछ ऐसा कहा, ये आई लव यू बोलने के जगह उसने कुछ ऐसा लिख के भेज दिया। ये भाषा जिसके भेजा गया, ये भाषा समझ में ही नहीं आया, बेचारा बोलना तो चाह रहा था आई लव यू, भाषा अलग भाषा। अब अकाउंटेंट ने कहा आई लव यू, रिप्लाई में भी आया आई लव यू, तो आज दोनों का शादी का कार्ड आ गया भैया। कहने का मतलब है जब भाषा दोनों एक बोले तो काम जो है आगे बढ़ता है। अगर अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में बात करें तो भैया कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही बात हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस, यूनिफॉर्म एक ही। यहाँ आई लव यू ऐसा कहा, इसने भी ऐसा कहा, तो बात समझ में आ रही है। तो अकाउंट्स का जो बात है दोस्त, अकाउंट्स का जो बात है, अब जितने भी अकाउंटेंट है, सारे अकाउंटेंट्स को एक ही लैंग्वेज में बात करना है। ठीक है, ये जरूरी है। अगर सारे के सारे अकाउंटेंट एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे तो जितने भी अकाउंटेंट्स हैं अलग अलग कंपनी के, वो एक दूसरे का भाषा को समझ पाएंगे। तो यूनिफॉर्म बेसिस जरूरी है। अच्छा, एक और चीज होता है, ऑल्सो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी over a period of time in the preparation of these financial statements. यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, आज जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूं, कल मैं अपना भाषा और स्टाइल बदल दूं। आज मैं लवर बॉय हूं, आज बड़ी रोमांटिक भाषा में बात कर रहा हूं, अब शादी कर लिया हूं, अब मेरा भाषा बदल गया, तो वाइफ भी बोलेगी अरे नहीं नहीं, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहती, तुम तो कंसिस्टेंट नहीं हो। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर अपने को रिलेशनशिप आगे लेके जाना है, अंडरस्टैंडिंग बनाना है, अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग अगर बनाना है और बना हुआ रहे, जो अंडरस्टैंडिंग कल तक था वो अंडरस्टैंडिंग आज भी रहे, तो वही प्रेम वाला भाषा भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो वही बात है दोस्त अकाउंटेंट्स के साथ भी। तो यूनिफॉर्मिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे। इफ एवरी अकाउंटेंट स्टार्ट्स following his own norms and notions for accounting of different items, then there will be utter confusion. तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबका एक ही भाषा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसीलिए दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं GAAP गैप। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि भाई एक ही भाषा हो, अंडरस्टैंडिंग हो तो नजदीकियां बढ़ती है, कोई भी प्रकार का रिश्ते में गैप नहीं आता है बल्कि अंडरस्टैंडिंग आता है। बस दोस्त अकाउंट्स में तो यही है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो गैप को समझो, अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो गैप को समझो। तो क्या आप रेडी है गैप को समझने के लिए? गैप होता क्या है? अरे गैप, ये दूरिया को बात नहीं कर रहे हैं कि दूरी है तो गैप, नहीं नहीं नहीं, जनरली एक्सेप्टेड, generally accepted
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसे कहते हैं गैप। तो ये कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, accounting process is applied with conceptual framework। conceptual framework, concepts, concept अगर सही है दोस्त तो सब कुछ सही है। conceptual framework called of generally accepted accounting principle या gap। अब सीधा यहां आ जाइए। these conceptual frameworks, gaps and accounting standards are considered as the theory base of accounting। तो अकाउंटिंग का थ्योरी करने आए आज हम लोग। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, गैप और एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सबको मिला के बोला जाता थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दोस्त तीनों एक ही चीज है। तो ये मैंने कटवा दिया बहुत सेफली, तो आपको खुशी होना चाहिए कि चलो इतना एक पेज तो सर ने कटवा दिया। बस ये 3 लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। In the study material, the term accounting concepts, accounting principles, and accounting conventions have been used interchangeably। तीनों को जैसे कृष्णा बोल लो, माधव बोल लो, गोपाल बोल लो, एक ही तो बात है। उसी प्रकार से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोल लो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल लो, अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोल लो, एक ही बात है। हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली टू मीन those basic points of agreement, बेसिक पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट। अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग तरीका से नहीं बनाएंगे। हम लोग अग्री कर रहे हैं साहब, हम लोग सब कोई अग्री कर रहे हैं साहब कि ये काम हम ऐसे करेंगे। और ये अग्रीमेंट जब हम करते हैं तो इसे हम नाम दे रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, हम इसे कह रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, हम इसे कह रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या हम इसे कह रहे हैं थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को आज एक एक थ्योरी को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक कन्वेंशंस को, एक एक प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना है। बस जिंदगी भर काम में आने वाला, जिंदगी भर माइंड इट ऑन विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो भैया, ऑन विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर फाउंडेड। ये थ्योरी समझ लेंगे तो थ्योरी के बाद ही तो प्रैक्टिस होता है। ये जितना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस आओ प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्त प्रैक्टिस क्या करोगे आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उनका बुद्धि, उनका दिमाग, उनके आइडियाज टू सॉल्व इट, वो जो टीचर बोलता है इसको ऐसे करना है, वो कहां से आता है? वो थ्योरी बेस से आता है। तो थ्योरी को हम एक साथ इकट्ठे पढ़ेंगे और उसके बाद आराम से प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पेशेंस जो है थ्योरी में रखिए और बहुत इन्वॉल्व होके पढ़िए इसे। और 20 से 25 नंबर का थ्योरी भी आता है एग्जाम में। द फॉलोइंग आर द वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, कन्वेंशंस बोलो, गैप बोलो, थ्योरी बोलो, एक ही बात है। तो आओ दोस्त बात करते हैं एनटीटी कॉन्सेप्ट का। एनटीटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज, जैसे हम लोग कोई बिजनेस का नाम दिए। लेट्स से अगर मैं अपना बात करूं, BACA क्लासेस, ये मेरा बिजनेस एंटरप्राइज है। इट इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर तो मैं हूं और ये बोलता है कि भैया मैं और तुम अलग।
मैं बीएसीए क्लासेस का ओनर हूं और ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दोस्त ध्यान रखो, बात कर रहे हैं अकाउंटिंग का, कि जब हम हिसाब और किताब बनाएंगे, जब हम हिसाब किताब करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। मतलब बीएसीए क्लासेस का अकाउंट्स बन रहा है, क्योंकि एंटिटी का नाम क्या है? ओनर मैं हूं। एंटिटी का नाम क्या? बीएसीए क्लासेस। तो जब आप 11-12 में काम करते थे तो आपको याद होगा, आप लोग लिखते थे दोस्त, इन द बुक्स ऑफ, तो किताब किसका बना रहे हो? खाता किसका बना रहे हो? अकाउंट्स किसका कर रहे हो? अकाउंट्स कर रहे हैं सर हम बीएसीए क्लासेस का। कहने का मतलब ये है कि अकाउंट्स जब आप बीएसीए क्लासेस का कर रहे हो और मैं कहूं नहीं नहीं आप अकाउंट्स बजरंग अग्रवाल का कर रहे हो, एक ही तो बात है। नहीं दोस्त, एक ही बात नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ये अभी हम लोग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट पहले तो आप ये झटका को सह लो आज, कि जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो मेरा जो एंटिटी का नाम है, एंटिटी और मैं अलग अलग, एंटिटी नॉट इक्वल टू द ओनर। इस चीज को आपको एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना होगा। सो बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है जी, अब देखो क्या होता है उससे। अकाउंटेंट्स शुड ट्रीट अ बिजनेस एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। इसका मतलब है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है भाई, डिस्टिंक्ट, एक नहीं समझना है। किसको नहीं एक समझना है? अकाउंटेंट्स को। ठीक है, अब हम एक नहीं समझते हैं, जाओ तुम्हें नहीं मानते हैं कि तुम और ये एक हो, तो नहीं मानने का कुछ तो साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स कुछ तो होना चाहिए ना भाई। अब वो क्या होता है वो देखते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड वर्ड से भी आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इन द बिजनेस बुक्स, बिजनेस बुक्स, अब ये कहने का मतलब है बिजनेस बुक्स, पर्सनल बुक्स जो हम लिख रहे हैं, ये किताब जो है ये बिजनेस का किताब है मेरा। ठीक है, तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन। अच्छा, कहने का मतलब है देखो भैया, बीएसीए क्लासेस, ओनर हूं कौन? ओनर मैं हूं। अब एक बात बताओ, वाइफ का ज्वेलरी का पैसा मैंने दिया, ठीक है, वैलेंटाइन डे आ रहा भाई, देना पड़ता है गिफ्ट यार वाइफ को। तो वाइफ का ज्वेलरी का पेमेंट मैंने 5 लाख रुपया किया। थोड़ा बढ़ा के लिख रहा हूँ, वाइफ अगर एग्जाम्पल देखेगी तो खुश हो जाएगी, वैसे गाली भी देगी, 5 लाख रुपया का एग्जाम्पल देते हो, 5,000 का भी गिफ्ट नहीं देते हो। चलो ठीक है, एग्जाम्पल है तो 5 लाख लिख दिया मैंने। तो 5 लाख रुपए का गिफ्ट वाइफ को देना है और मैंने दे दिया। ये बीएसीए क्लासेस का बैंक अकाउंट से मैंने दे दिया। अब ये क्योंकि बीएसीए क्लासेस तो मेरा ही तो है भाई, बट अकाउंटेंट साहब जो बोलेंगे ना, अकाउंटेंट साहब बोला सुनिए मैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़कर आया हूं, ये बीएसीए क्लासेस से आपकी वाइफ को पैसा क्यों जाएगा? ये बिजनेस का हिसाब है, ये अलग है। बिजनेस के बुक्स और आपका पर्सनल बुक्स अलग अलग होना चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस कितना प्रॉफिट किया? आप तो 5-5 लाख रुपया करके भाभी जी को गिफ्ट देते रहेंगे, बाद में बोलेगा बीएसीए क्लासेस तो कुछ कमाया ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है। तो दोस्त, बिजनेस के ट्रांजैक्शन, अब एक बात बताओ, 5 लाख रुपया का ज्वेलरी का ये जो रुपया आउटफ्लो हुआ है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं नहीं सर, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, ये तो पर्सनल इन नेचर। तो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो बीएसीए क्लासेस, बीएसीए क्लासेस ये पर्सनल ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड क्यों करे? बीएसीए क्लासेस आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। बट भैया पैसा तो निकल गया। तुम भैया ए अकाउंटेंट चुप, हमको समझा रहे हो,
सेपरेट एंटिटी, अरे ये सब नहीं पता। क्यों नहीं पता? अरे यार चेकबुक मेरे पास, बैंक अकाउंट मेरे पास, पैसा मैं कमा रहा हूं यार, मेरी वाइफ को पैसे मेरे को देना है यार ज्वेलरी वाले को। अब मैंने तो यार डेबिट कार्ड निकाला या चेक साइन किया, दे दिया, या ऑनलाइन ट्रांसफर किया बीएसीए क्लासेस में। भैया मैं मालिक हूं, मैं ओनर हूं, कौन रोक सकता है मेरे को? हु कैन स्टॉप मी? जस्ट टेल मी। तो भैया रोक तो नहीं सकते हैं। ए अकाउंटेंट, तेरे को जो करना है भाई तू कर, तेरा जो सेपरेट एंटिटी बोलता है, तेरे को जो एडजस्टमेंट करना है भाई तू कर, मैं तेरे को रोक रहा हूं क्या? तेरे को जो करना है कर, बट तेरी ये हैसियत नहीं है कि तू मेरे को आके रोकेगा। पैसा मैं कमा रहा हूं, बिजनेस मेरा है, तेरे को जो जो समझना है भाई तू समझ ले। तो अकाउंटेंट बोलता है भैया अब साहब को कौन समझाए? बट अकाउंटेंट, क्योंकि सारे अकाउंटेंट्स को एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना है, वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरा साहब तो एड़ा है, भाई वो समझता नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो अकाउंटेंट पता क्या करता है, बोला ठीक है भाई साहब तो नहीं मानेंगे, बट मुझे तो हिसाब ठीक से निकालना है। तो वो बीएसीए क्लासेस में एक शब्द लेकर आएगा, ड्राइंग्स। ये 5 लाख रुपया जो है वो ड्राइंग्स बोल के लिख देगा कि ये जो रुपया है बीएसीए क्लासेस से साहब ने निकाल लिया, ड्राइंग्स। जैसे ड्रॉअर में हाथ डाला और पैसा निकाल लिया, तो ये बीएसीए क्लासेस का ड्रॉअर था साहब, आपने उस ड्रॉअर से पैसा निकाल लिया साहब, तो मैंने तो बस लिख दिया चुपचाप। होगा क्या? हिसाब किताब बनाने में अकाउंटेंट साहब बोल देगा कि साहब इस साल हमने 25 लाख रुपया का प्रॉफिट किया है और उसमें से 20 लाख रुपया आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो, तो 5 लाख रुपया ही दिख रहा है। तो अगर मैं अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा अरे यार क्या 5 ही लाख का तो बढ़त आया, 5 lakhs ओनली, पूरा साल मेहनत के सिर्फ 5 लाख का बढ़त, तो अकाउंटेंट बोलेगा साहब ये जो 20 लाख रुपया जो ड्राइंग आपने किया है वो बढ़त में से ही तो था, जो भाभी जी को जो ज्वेलरी दिलाया इसी में से तो था, कोई सेपरेट अकाउंट से दिया था पैसा आपने? बीएसीए के तो पैसे आपने दिए थे, वो जो आप सिंगापुर हॉलिडे में गए थे वो पैसा कहां से आया था? ये यहीं से आया था सर। देखिए ड्राइंग्स में 20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया आपने इस बिजनेस से निकाला है, तो बिजनेस कमाया था तभी तो आप निकाल पाए हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब है अगर ये अलग से ड्राइंग्स नहीं लिखता, अगर ये बंदा ड्राइंग्स बोलकर 20 लाख रुपया नहीं लिखता, तो मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता अरे भैया सिर्फ 5 लाख रुपया ही तो कमाए हैं इस बार। बट अकाउंटेंट साहब ने बड़ी समझदारी से 20 लाख रुपया ड्राइंग्स, कि सर ये ड्राइंग्स है, ये आपका पास गया है पैसा। अगर समझो ड्राइंग्स नहीं लिखता तो 5 लाख रुपया ज्वेलरी लिख देता, 5 लाख रुपया टूर ट्रैवल लिख देता, तो बिजनेस में आ जाता ना वो खर्चा। वो खर्चा बिजनेस का नहीं था, बट वो खर्चा बिजनेस के अकाउंट में आ जाता। तो बिजनेस का हिसाब बनाते तो बिजनेस बोलता मैं 5 लाख कमाया हूं, बट बिजनेस अभी क्या बोल रहा है, सर 5 लाख तो कमाए हो, पर 20 लाख जो ड्राइंग्स है वो भी तो कमाई था। तो ये आया सेपरेट एंटिटी का हिसाब किताब। तो business transactions are recorded in the business books of accounts and the owner's transaction in his personal books of accounts। कि ओनर का जो अलग अलग ट्रांजैक्शन है उसको अलग से लिखो भाई, उसको हम बिजनेस की किताब में क्यों लिखेंगे? मर्ज नहीं करना है मेरे को। और अगर ऐसा कुछ मर्ज हो गया तो ड्राइंग्स बोलकर लिखेंगे हम। द प्रैक्टिस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर्स। देखो बिजनेस का अफेयर अलग है, पर्सनल ओनर का अफेयर अलग है। ये कब आया, कहां से आया, ये बताने का कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिनेटेड ओनली इन द अर्ली डेज ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग। जब डबल एंट्री बुक कीपिंग शुरू हुआ था तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आ गया था। अब इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स free from the influence of the personal affairs of the owners। ये तो मैंने आपको बताया ना, पर्सनल अफेयर तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाएगा भाई। बट ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, और ये सारे अकाउंटेंट फॉलो करने वाले हैं कि देखो भाई आपका पर्सनल जो खर्चा है उसको हम बिजनेस के खर्चे पे जोड़ेंगे नहीं। अब आप एक ऑनेस्ट बात बताओ मेरे को, क्या ये जोड़ना अलाउ कर देना चाहिए? इमेजिन करो अब आप कमिटी मेंबर्स हो, अब आप सब
चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, अब आगे चल के आपको डिसीजन लेना है, आपका न्याय किस तरफ है? आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं सर ये तो बेकार की बातें हैं, पैसा तो मेरा ही है, तो मेरा पैसा मैं जब चाहे जैसा चाहे वैसे चाहे वैसे चाहे जैसे चाहे वैसे चाहे खर्च करूं सर, खर्च करूं सर। तो भाई तुम खर्च करना, बट कम से कम पता तो चले। वो अकाउंट्स का जो हेड है उसमें तो मैं अलग से लिखूं कि ये बिजनेस का खर्च नहीं है, ये पर्सनल खर्च है, ये तो कम से कम मेंशन करने का अधिकार दो सर। दिया। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड to all the organizations, whether sole proprietor or partnership or corporate entities। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, नाटा हो, लंबा हो, जैसा भी एंटिटी हो, सब पर ये लागू होगा। अगर आप आज परमिशन दोगे तो बोलो लागू करवा देता हूं, बताइए, आपने भी दिया परमिशन, थैंक यू वेरी मच। तो देखो दोस्त, हिस्सा बनो। ये जो नियम कानून आज बन रहा है, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो दोस्त, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ये सोचो कि ये डिसीजन आज आपने मिलकर लिया है, आपका डिसीजन फॉलो होगा जब आप इससे अपना कहानी समझोगे, इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, दिमाग में और ब्लड में मिक्स हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अगर ये ब्लड में मिक्स हो गया ये कॉन्सेप्ट, तो अंधेरे में हो या उजाले में हो, जागे हुए हो या सो रहे हो, आपसे गलती नहीं होगी। तो दोस्त, क्या आप मेरे साथ हो? अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज मैसेज करिएगा, यस सर हम आपके साथ हैं, हम साथ साथ है, ऐसा कुछ लिखो यार, हम साथ साथ है। तो चलो, एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स दैट द एंटरप्राइज इज लायबल। अब देखो एक और नया बात आ रहा है, एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। अब ये क्या हो रहा है, अब एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि हिसाब किताब अलग, बीएसीए क्लासेस अलग, अब बीएसीए क्लासेस अलग और बजरंग अग्रवाल अलग। इस बीएसीए क्लासेस पर पैसे किसने लगाए? मैंने लगाए, मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया। तो क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया, नाम दिया जाता है कैपिटल 1 करोड़ रुपया। ये बीएसीए क्लासेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहा है दोस्त। तो बीएसीए क्लासेस ने मेरे को अलग कर दिया है, बोला जाओ डिवोर्स तुम्हारे साथ, और बीएसीए क्लासेस अचानक मालिक बन बैठा है, और बीएसीए क्लासेस बोला देखो मैं ईमानदार हूं, तुमसे मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है ना, तो ठीक है भाई, क्योंकि तुम पैसे लगाए हो, तुम फाउंडर हो, तो फाउंडर को हम कैपिटल बोलते हैं। और 1 करोड़ हमने अपने पड़ोसी से लिया था, वर्मा जी से, मिस्टर वर्मा, तो मिस्टर वर्मा को हम कैपिटल तो नहीं बोलेंगे, तो क्या कहेंगे? लोन बोलेंगे, लोन। लोन लिया मिस्टर वर्मा से 1 करोड़ का, तो यहां लोन आ गया। कैपिटल वर्ड यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए, जो मालिक होता है। तो ओनर तो भैया मालिक तो मैं ही हूं, बट ये अकाउंट्स के लिए बोला जा रहा है कि देखो भाई मालिक साहब, आप ठीक है, आप मालिक हो, तो मैं आपको मालिक का दर्जा दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं, आप चिंता मत करिए, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आप जो प्रॉफिट करोगे मालिक, बीएसीए क्लासेस बजरंग अग्रवाल से कह रहा है, मैं आपका वफादार जिन हूं, जो हुक्म मेरे आका, जैसे 3 बार अलादीन का चिराग रगड़ो और वो बीएसीए क्लासेस में से वो आ जाएगा, जो हुक्म मेरे आका। तो अब देखो दोस्त, जो प्रॉफिट होगा, ये बीएसीए क्लासेस पावर चाहता है, पावर, बोला देखो सब कुछ मैं आप ही के लिए करूंगा, आका आप ही रहोगे, बस मुझे मेरा काम मेरे स्टाइल से करने दो, मुझे मेरा काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मुझे गैप के हिसाब से काम करने दो। आपका प्रॉफिट जो है वो आप ही का है, अब पूरा साल बिजनेस किया
तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में जाके जुड़ता है दोस्त, करते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये कैपिटल किसका, आका आपका। प्रॉफिट भी सर हम इसी में जोड़ेंगे, लोन में हम कभी नहीं जोड़ते हैं। अब एक बात समझ में आया आपको कि ये बैलेंस शीट का है जो इस साइड में कैपिटल के नीचे हम लोन लिखते हैं। अब बीएसीए क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बीएसीए क्लासेस बोल रहा है देखो भैया, कैपिटल में तो मैंने अपने आका से लिया, वो भी मैं दूंगा, आका ये कैपिटल मैंने आपसे लिया है ना, ये मैं जिम्मेदारी हूं, ये मेरा जिम्मेदारी है आका, ये पैसे मैं आपको लौटाऊंगा, मेरा ये लाइबिलिटी है। और लोन लिया मिस्टर वर्मा से, मिस्टर वर्मा आप चिंता मत करिए, ये पैसे जो मैंने आपसे लिए हैं मैं दूंगा आपको। तो ये कौन कह रहा है, बीएसीए क्लासेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रहा है कि मैं दूंगा। तो आज आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैपिटल जो ओनर का जो पैसा है वो भी लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, और जो बाहर वाले से पैसा लिया है वो भी लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। ये क्या बात है। तो बात अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसीलिए लिखा हुआ है, मेरे पैसे लाइबिलिटी, मेरा पैसा है ना भाई, होता है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए। ये सब बात अगर नहीं आ रहा तो सोचो होता क्या, देखो ना, सिंपल सी बात है, बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि जब हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ बीएसीए क्लासेस, बैलेंस शीट में ये साइड को अपने बोलते हैं लाइबिलिटी, इस साइड को बोलते हैं एसेट्स। अब बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कैपिटल 1 करोड़ रुपया, बैलेंस शीट में लिखा हुआ लोन वर्मा जी से ले लिया 1 करोड़ रुपया। अब अपने ये सोच सकते हैं, ये सोच आना चाहिए दिमाग में कि सर ये लाइबिलिटी मतलब तो किसी बाहर वाले को देना है पैसा, बट सर ये तो कैपिटल मेरा ही है, मेरा ही तो है, अब मैं कि ये पैसा बाहर वालों को थोड़ी ना दूंगा। हाँ, ये लोन जो मैंने लिया है, लोन जो बजरंग अग्रवाल मैंने जो लोन लिया है, हाँ ये लोन मेरे को बाहर वाले को देना है, तो ये लाइबिलिटी मेरे को सर समझ में आई, पर सर ये कैपिटल तो मेरा ही है, मैं बाहर किसको दूंगा। तो दोस्त ये आपको समझना होगा कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बन रहा है ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में बनता है, जहां बीएसीए क्लासेस बोलता है भाई ओनर तू भी मेरे लिए बाहर वाला है। तो ये बीएसीए क्लासेस का कहना है अच्छा ओनर, क्योंकि तू ओनर है तो मैंने तेरे नाम के आगे लिख दिया कैपिटल। कैपिटल मतलब टोपी पहनते हो, कैप, तो बॉस हो ना, आप बॉस हो तो यू आर वेयरिंग द कैप। तो बॉस टोपी पहनता है, डायरेक्टर टोपी पहनता है, तो यस चलो इसको इसी तरीके से समझ लो। और बाहर वाले जो है उसे हम कहेंगे लोन। तो ये आ गया आपका लाइबिलिटी साइड में दोस्त। क्या ये क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है दोस्त तो आपको लिखना होगा ऑल क्लियर। लिखो यार, ये आपके मैसेज बॉक्स में लिखो ऑल क्लियर। क्लिनिक ऑल क्लियर नहीं लिखना, ऑल क्लियर लिखो बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से पढ़ रहे हैं दोस्त। एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स that the enterprise is liable to the owner। एंटरप्राइज है बीएसीए क्लासेस, ओनर है बजरंग अग्रवाल। एंटरप्राइज बोल रहा है कि मैं लायबल हूं, लायबल। देखो दोस्त ये सब वर्ड्स को पकड़ना सीखो, लायबल आ गया यहां पर, लायबिलिटी। मैं ओनर को लायबल हूं तो मैं कैपिटल, ये वर्ड है कैपिटल। फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, सिंस द ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल which is also called risk capital, he has claim on the profit of the enterprise। तो भैया बोल तो रहे हैं, बीएसीए क्लासेस तो बोल रहा है सर कैपिटल पे ही जोड़ेगा प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट। रिस्क मेरा, पैसा मैंने लगाया, तो भैया ये जो पूरा धंधा होगा, इस धंधे का जो आमदनी है जिसे प्रॉफिट कहते हैं, वो किसे देगा तू? बीएसीए क्लासेस बोल, किसे देगा? सर आप ही को देंगे, आप चिंता मत करिए, कैपिटल आपका है ना, प्रॉफिट भी आपका। तो ध्यान रखना दोस्त, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लोन दिया, लोन भी तो पैसा है सर। सर एक बात बताइए, आज लोन भी तो पैसा है, ये दिमाग में आना चाहिए। एक बिजनेस में
50 लाख है कैपिटल और 100 लाख है लोन। पैसा कौन ज्यादा दिया? लोन वाले ने ज्यादा पैसा दिया, लोन वाले ने ज्यादा पैसा दिया। प्रॉफिट किसका होगा? बोलो प्रॉफिट किसका? ये लोन जब वर्ड आ जाता है ना दोस्त, लोन वाले को सिर्फ और सिर्फ मिलेगा इंटरेस्ट, ओके, और कैपिटल वाला जो है उसको मिलेगा प्रॉफिट। अब आप ये पूछ सकते हो, पूछो ना भाई, कौन मना कर रहा है? सर इसने तो सिर्फ 50 लाख लगाया, सर इसने तो 100 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया। तो भाई लगाया तो कौन सा फ्री में लगा दिया? इसने तो लगाया ये सोचकर कि भाई तेरा बिजनेस चले नहीं चले। समझो मेरा बात को दोस्त। आज के दिन में अगर आज मैं किसी के पास जाऊं कि भैया देख मैं अपने बिजनेस में 50 लाख लगा रहा हूं, भाई तू 1 करोड़ लगाएगा, चल पार्टनर बनेंगे, भाई पार्टनर बनेंगे, मैं 50 लाख लगाऊंगा, मेरे पास 50 लाख रुपया है और मेरे पास दिमाग है, बुद्धि है, मेहनत है, मैं करूंगा मेहनत 50 लाख लगा के, भाई 1 करोड़ तू लगाएगा, प्रॉफिट भाई आधा आधा, या चल तू इन द कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट, मैं 50 लगाया तू 1 करोड़ लगाया, तो भाई एक काम कर, मेरा 1/3 प्रॉफिट, तेरा 2/3 प्रॉफिट। बट ये 100 लाख वाला जो बंदा है, नहीं नहीं भाई अगर ये डूब गया तो, भाई देख डूब गया तो भाई सबका डूबेगा यार, तेरा भी 100 लाख डूबेगा, मेरा भी तो डूबेगा। देख भाई मेरे को प्रॉफिट का लालच नहीं है, मैं अपना पैसा को सेफ रखना चाहता हूं, मैं अपना पैसा सेफ रखना चाहता हूं। मेरे को तो भैया चाहिए इंटरेस्ट। तेरा प्रॉफिट हो या तेरा प्रॉफिट नहीं हो, 100 लाख रुपया, 1 करोड़ पे 1% का ब्याज मैं तेरे से लूंगा, मतलब इसका इंटरेस्ट है 12 लाख रुपया साल का। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तू पैसा लगाया, थैंक यू वेरी मच। रिस्क किसने लिया? रिस्क मैंने लिया। 100 लाख या 1 करोड़ रुपया मैंने लिया, इसने मेरे को कोलैटरल सिक्योरिटी मांग लिया, मैंने अपना जमीन, अपना इंस्टीट्यूट इसके नाम पे कर दिया कि ठीक है भाई अगर मैं नहीं दे पाया पैसा तो मेरा इंस्टीट्यूट बेच लेना भाई, तू 1 करोड़ रुपया ले ले, मेरा इंस्टीट्यूट बेच के ले ले। तो दोस्त अब समझ में आया ये रिस्क कौन ले रहा है, ये रिस्क कौन ले रहा है? भले ही 50 लाख मेरा कैपिटल है, बट ये 1 करोड़ का रिस्क भी तो मैं ही ले रहा हूं। तो रिस्क जो लेगा, रिवॉर्ड किसको मिलेगा? अब बताओ ईमानदारी से, प्रॉफिट अगर हुआ, अब ये प्रॉफिट हुआ दोस्त, इसने 1 करोड़ रुपया लगाया, मैं 50 लाख लगाया, पता है दोस्त 50 लाख रुपया का प्रॉफिट आया, 50 लाख का प्रॉफिट आया, 12 लाख रुपया तो दोस्त मैंने इसे दे दिया रिटर्न इंटरेस्ट के नाम पे, और 25 लाख रुपया मैंने इसका जो लोन जो था रिटर्न कर दिया। बोला यार ये ला 1 करोड़ लिया था ना तेरे से, 25 लाख वापस, 25 लाख वापस। अब दोस्त पता क्या होता है, जैसे ही मैंने उसे 1 साल बाद 25 लाख वापस किया ना, इसके कान खड़े हो गए। अब इसे लग रहा है अरे यार ये धंधे में तो प्रॉफिट है। अब ये मेरे को बोल रहा है अरे भाई तुम एक काम कर, अब एक काम करना भाई, मेरे को पार्टनर बना लेना, मेरे को पार्टनर बना ले। अब एक चीज बताओ मेरे को दोस्त, ये अब पार्टनर बनना चाहता है, लेट्स अंडरस्टैंड, पहले कैपिटल था मेरा 50 लाख, ठीक है, लोन था मेरे ऊपर 100 लाख का, मैंने इसे 25 लाख वापस दे दिया, तो ये बच गया 75 में, और मेरे पास 50 लाख का प्रॉफिट आया था, लोन मैंने इंटरेस्ट दिया 12 लाख का, और मेरे अदर खर्चे थे 8 लाख के, टोटल प्रॉफिट मेरे पास था 30 लाख का, 30 में से मैंने 25 दे दिया इसे वापस, तो 5 लाख मेरे पास और बच गया यहाँ पर। तो अब मेरा कैपिटल हो गया 55 लाख, मेरे पास लोन हो गया 75 लाख। ये बात एकदम क्लियर है। अब ये भाई साहब बोलते हैं कि एक काम करो यार, 55 लाख तेरा कैपिटल है,
75 लाख मेरा कैपिटल है, तो इस रेशियो पे अपने पार्टनर बन जाते हैं। क्या मेरे को इसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या? मैं नहीं करूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल अपने पढ़ते हैं, यहीं से तो आया है। बोला अच्छा, अब तुमको मालूम है कि अब ये बिजनेस प्रॉफिट करने वाला है, तो अब तुम पैसे लगाने के लिए रेडी हो। तो अब मैं बोलूंगा एक काम करो, 1 साल का मेहनत मेरा था, लास्ट ईयर का रिस्क मैंने लिया था। अब इस साल बिजनेस 1 करोड़ रुपया कमाने वाला है। इस साल ऐसा लग रहा है कि बिजनेस 1 करोड़ कमाएगा। इसे लग रहा है, मैं ए हूं, ये बी है, समझ लो। बी को ऐसा लग रहा है कि इस बार बिजनेस कमाएगा 1 करोड़ रुपया का प्रॉफिट। अब बी को लग रहा है कि इस बार बिजनेस 1 करोड़ कमाएगा, तो अब ये पार्टनर बनना चाहते हैं। मैं क्यों पार्टनर बनाऊं? क्योंकि 75 लाख का 12%, 75,000 इंटू 12, 9 लाख रुपया ही तो होगा। मुझे तो इसका 75 लाख रुपया ले रखा हूं, 9 लाख रुपया ही तो इंटरेस्ट देना है दोस्त, और मेरे को लग रहा है कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, तो मैं क्यों पार्टनर बनाऊं इसे? ये लॉजिक जो होता है ना, ये लॉजिक अगर आपका काम करे अकाउंट्स में, तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। इसीलिए आया कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। ये जो गुडविल अगर आपको समझना है, तो क्योंकि देखो दोस्त, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे, हम वैसा पढ़ाई नहीं करेंगे कि अच्छा जब पार्टनरशिप आएगा तो गुडविल का चर्चा होगा तो ही चर्चा करेंगे। ऐसा पढ़ाई नहीं करना हमें। हमको हमारे कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना है, और कॉन्सेप्ट मजबूत कभी भी कहीं पर कोई भी सिचुएशन आए, कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लो, तब देखो आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा। तो गुडविल का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। अब ये ए जो है, मैं ये बोलूंगा कि भाई अच्छा, अब तुम पार्टनर बनना चाहते हो, तो 1 करोड़ रुपया भैया गुडविल का लगेगा। देख लो, अगर इच्छा है तो आ जाओ, क्योंकि ये जो आने वाला जो कमाई है, इस पे भाई तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? ये आज जो हम 1 करोड़ कमाएंगे, इस साल जो हम कमाएंगे, तुमको हम क्यों दे दे? तुमको अगर मैं पार्टनर बना लूं, तो देखो क्या होगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। पार्टनर बनाते के साथ 50 लाख, अगर समझ लो इक्वल इक्वल पार्टनर भी बनने के लिए वो रेडी हो जाए, तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर मैं इसे पार्टनर नहीं बनाता, इमेजिन करो बाकी खर्चा को अगर मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूं, और इसे अगर मैं पार्टनर नहीं बनाऊं, तो 91 लाख मेरे पास जाएंगे और 9 लाख इसके पास जाएगा। 9 लाख इज जस्ट द इंटरेस्ट, क्योंकि इसने लोन लिया। तो आज अगर मैं कमा रहा हूं, तो ये मैं तुम्हें पार्टनर क्यों बनाऊं? तो ये सब क्वेश्चंस आप आगे भी करने वाले हो। तो चलो आइए अपने सेपरेट एंटिटी पे वापस घुस जाते हैं दोस्त। A portion of profit which is apportioned to the owner and is immediately payable becomes current liability in the case of corporate entities. पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, कभी कभी होता है ना कि प्रॉफिट को अब हम बांटेंगे डिविडेंड के रूप में, तो जब डिविडेंड मेरे को इमीडिएटली देना है, तो बैलेंस शीट में जब इमीडिएटली देना होता है कोई भी चीज, तो करंट करंट मतलब तुरंत तुरंत मेरे को देना है, तो वो बस करंट लाइबिलिटी के अंडर में आ जाएगा। यही बता रहे हैं। तो दोस्त अब एक काम करिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आप लोग देखिए। 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं। छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग प्लीज देखिए अपने हिसाब से, और फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूं 5 मिनट बाद।
यस, सो आई एम श्योर कि ये बड़ा इजी लग रहा होगा आपको। कुछ था ही नहीं इसमें। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹7 लाख। तो ये जो 7 लाख इन्वेस्ट हुआ, क्या इसे हम कैपिटल नहीं कहते हैं? वी कॉल दिस कैपिटल, ठीक है। विच ही परचेज्ड, विथ विच 7 लाख से इसने क्या खरीदा? 5 लाख रुपए का मशीनरी खरीद लिया, ठीक है जी। एंड मेंटेन द बैलेंस इन हैंड। द फाइनेंशियल पोजिशन of the will be as follows. The financial position of the organization will be as follows. ठीक है जी, आइए क्या होगा? कैपिटल पे 7 लाख, मशीनरी 5 लाख, कैश 2 लाख। जिन बच्चे को कंफ्यूजन है मैं आपको बता देता हूं। जब बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में लिखा रहेगा कैपिटल 7 लाख, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड में आप देखोगे ये 7 लाख रुपए में 5 लाख है आपका क्या? मशीनरी, और 2 लाख रुपया है कैश। तो ये बैलेंस शीट टैली हो गया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी बैलेंस शीट हम देखते हैं, ये बैलेंस शीट का जो आइटम है, बैलेंस शीट में मशीनरी है 5 लाख का, बैलेंस शीट में कैश है 2 लाख का। ये 5 और 2 जो 7 लाख रुपया जो बैलेंस शीट में जो मेरे एसेट्स है, ये मेरा है। एसेट मतलब जो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मशीनरी मेरा, 2 लाख मेरा। ये 7 लाख रुपया, क्योंकि यह कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये 7 लाख रुपया ओनर ने लाया है, ओनर। अब इमेजिन करो यहां कैश जो है, कैश यहां 2 के जगह 12 हो जाए। अब ये 2 के जगह 12 कैसे हो सकता है? 10 लाख रुपया कैश बढ़ गया है दोस्त। अब इमेजिन करो 10 लाख रुपया मैंने लोन लिया है, लोन, कैश में लोन लिया है, तो यहां पर मैं लिखूंगा लोन 10 लाख रुपया। तो देखो बैलेंस हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि ये 5 लाख और 12 लाख जो मेरे पास एसेट के रूप में है, एसेट के रूप में है, भाई ध्यान समझा, एसेट के रूप में है। 5 लाख मशीनरी है, 12 लाख कैश है। कैश को हम एसेट समझते हैं क्योंकि मेरे पास है, मेरे कंट्रोल में है। बट ये एसेट साइड जो 17 लाख रुपया दिख रहा है, ये 17 लाख रुपया आया कहां से? 7 लाख है मेरा खुद का जिसे हम कहते हैं कैपिटल, और 10 लाख रुपया है लोन। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि बेसिकली बैलेंस शीट और कुछ नहीं बताता है। एसेट जो आपके पास है, ये एसेट आपके पैसे से कितना है और गांव के पैसे से कितना है। तो ये जो एसेट आपके पास आज 17 लाख रुपए का है, आपके पैसे से है 7 लाख रुपए का, और गांव के पैसे से है 10 लाख रुपए का। तो मौज कर रहे हो भाई। तो गांव देखेगा वाह भैया वाह, 17 लाख रुपए का मजा कर रहे हो। बट एक्चुअल क्या, ये एक्चुअल 17 लाख क्या मेरा है? नहीं भैया, मेरा असली औकात, मेरा कैपिटल जो है वो मेरा असली औकात बताता है। 10 लाख रुपया तो भैया गांव का है, गांव का लोन ले रखा हूं मैं। तो आइए इसी हिसाब से थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप कर देंगे दोस्त। सो रिलैक्स रहिए, नेक्स्ट डे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर स्टार्ट करेंगे। सो 7 लाख रुपया था, मशीनरी खरीद लिया 5 लाख का। अब ये बोल रहे हैं आगे, देखिए क्या बोल रहे हैं। दिस मीन्स दैट द एंटरप्राइज ओज ₹7 lakhs। एंटरप्राइज ओज मतलब अलग अलग एंटिटी है, तो एंटरप्राइज बोलता है कि ठीक है भाई 7 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगा। किसे दूंगा? मिस्टर एक्स को। तो एंटरप्राइज बोलता है कि 7 लाख रुपया मैं दूंगा। अब क्या हो रहा है? नाउ इफ मिस्टर एक्स spends 5,000 to meet his family expense from the business fund,
5 लाख का तो मशीन खरीद लिया, 2 लाख रुपया भी है, बिजनेस के पास 2 लाख है, याद रखना। अब इस 2 लाख रुपया में से 5,000 रुपया मिस्टर एक्स निकाल ले रहे हैं, then it should not be taken as business expense and would be charged to his capital account. ये सब भाषा समझने, and would be charged to his capital account. चार्ज कर देंगे कि भैया माइनस कर दो। कैपिटल अकाउंट कल तक 7 लाख रुपया था, बिजनेस बोल रहा था हाँ जी 7 लाख देना है, 7 लाख देना है, मैंने आपसे 7 लाख लिया है, अब 5,000 कम, क्योंकि आप 5,000 ले चुके हो, मैं आपको दूं या आपने ले ले, एक ही बात है। His investment would be reduced by 5,000. Following the entity concept, the revised financial position would be, कैपिटल बन गया 7 लाख, ड्राइंग्स आ गया 5,000, तो अब देना है 6,95,000। 6,95,000 में 5 लाख का भैया हमारे पास है। अब ये देखो, कैपिटल कहलाएगा 695, मशीनरी है 500 का, और 195 है कैश, तो वही चीज़ है, कैश 195। तो पहले चीज़ों को समझो, समझना ज़रूरी है, उसके बाद तो बस सिर्फ फॉर्मेट है दोस्त, फॉर्मेट में बिठा देना है। तो दोस्त आज के लिए लेट्स स्टॉप हियर, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और 2-4 कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी 9830175050, this is the number. So guys, take good care of yourself and enjoy life. Life is important. लाइफ को जीना अच्छे तरीके से ज़रूरी है, खुश रहना और ज़्यादा ज़रूरी है। सो जितना भी मेहनत हो रहा है खुशी के लिए हो रहा है, तो खुश होना स्टार्ट कर दो, बाकी अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। सो बाय बाय।